हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 29 सितंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप सभी को पता है कि आज के दिन, संडे के दिन यानी आज हम एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, जिसमें आप सभी को 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जिन भाई बहन ने अगर एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन को नहीं देखा होगा, यानी बीच में कोई भी करंट अफेयर क्वेश्चन मिस हो गया होगा, तो उसको आज हम रिवीजन के तौर पर देखने वाले हैं। तो अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं, और हमारे साथ आप कम से कम 40 मिनट बने रहेंगे, जिसमें आप सभी को 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और पूरी व्याख्या के साथ देखने वाले हैं एक एक प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले 29 सितंबर के करंट अफेयर क्वेश्चन को, जो कि 60 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं पूरी व्याख्या के साथ, और थोड़े बहुत इसमें जीके जीएस प्रश्न भी बीच बीच में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुराकुमारा दिसानायके। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अनुराकुमारा दिसानायके बने हैं। किस पार्टी के हैं? तो नेशनल पीपल्स पावर पार्टी के हैं। और इन्हें जो है, इनका निक नेम क्या है? तो इनका निक नेम है एकेडी। ठीक है, तो एकेडी की इनका निक नेम है। श्रीलंका की नई राजधानी क्या है? तो श्री जयवर्धनेपुरे श्रीलंका की नई राजधानी है। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में क्वाड देशों द्वारा लॉन्च कैंसर मून शॉट पहल का संबंध किससे है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो क्वाड सम्मेलन 2024 यह कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो विल्मिंगटन शहर, जो कि यूएसए का एक प्रांत है, यहाँ पे आयोजित हो रहा है। तो क्वाड 2024 कहाँ आयोजित हो रहा है? यूएसए में आयोजित हो रहा है। और क्वाड 2025 कहाँ पे आयोजन होगा? तो अपने भारत में होगा। क्वाड में जो है 4 देश शामिल हैं, यूएसए, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश इसमें शामिल हैं। अभी जो है क्वाड देशों के द्वारा एक पहल की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है कैंसर मून शॉट पहल। और यह पहल अगर पूछे किससे संबंधित है, तो सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किसने जीता है? तो 45वां संस्करण जीता गया है अपने भारत के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो शतरंज ओलंपियाड 45वें क्रम का अगर पूछे कहाँ पे आयोजित हो रहा है, तो हंगरी में आयोजन हुआ है। मेल वर्ग में अगर पूछे किसने जीता है गोल्ड, और फीमेल वर्ग में किसने गोल्ड जीता है, तो मेल और फीमेल दोनों में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। मेल में भारत ने स्लोवानिया को हराया है, और फीमेल में भारत ने अजरबैजान को हरा दिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हंगरी की राजधानी क्या है? तो हंगरी की राजधानी का नाम है बुडापेस्ट। हंगरी में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे पुस्ताज कहते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। कब? तो 21 सितंबर को। पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा 2001 में करी जाती है, और 2024 में 25वीं वर्षगांठ अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की मनाई गई है 21 सितंबर को। 2024 में अगर थीम पूछे क्या रखा गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम रखा गया है शांति की संस्कृति विकसित करना, थीम रखा गया है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। और वहीं पूछे कि पूरे विश्व में कितने प्रकार के गैंडे पाए जाते हैं, तो पूरे विश्व में 5 प्रकार के गैंडे पाए जाते हैं। विश्व सफाई दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। रेड पांडा दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यापक दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि 10 जनवरी को पूछे क्या मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में फीडे 100 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है फीडे 100 पुरस्कार से? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, जूडिथ पोलगर को सम्मानित किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो फीडे जो है, अगर पूछे फीडे यह क्या है, तो विश्व शतरंज का एक संगठन है। तो विश्व में सबसे बड़ा अगर पूछे शतरंज का संगठन कौन सा है, तो फीडे है। इसी फीडे के द्वारा जो है अभी हाल ही में फीडे 100 पुरस्कार प्रदान किया गया है।
पुरुष वर्ग में पूछे किसे दिया गया है और महिला वर्ग में किसे दिया गया है। तो पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन को दिया गया है, नॉर्वे के हैं। जबकि महिला वर्ग में पूछे किसे दिया गया है तो जूडिथ पोलगर को दिया गया है। तो फ्री 100 पुरस्कार दोनों याद रखेंगे, महिला और पुरुष दोनों में। विश्व शतरंज दिवस पूछे कब मनाया जाता है तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरप्रीत सिंह को वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वायुसेना के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं तो अमरप्रीत सिंह बनाए गए हैं। वायुसेना दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं तो नौसेना प्रमुख बने हैं दिनेश त्रिपाठी। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है तो 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, क्योंकि वायुसेना का अगर पूछे स्थापना कब किया जाता है तो 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना का स्थापना किया जाता है। और नौसेना का 4 दिसंबर को दिवस मनाया जाता है। दोनों के हेड याद रखने हैं। अगर वही बात करते हैं सेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं तो सेना प्रमुख बनाए गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। और सेना दिवस कब मनाया जाता है तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर पूछे कि भारत के दूसरे CDS कौन बनाए गए हैं तो अनिल चौहान जी बनाए गए हैं। और वहीं पूछे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन बनाई गई हैं तो तासीर अबस्तान बनाई गई हैं। कौन तो तासीर अबस्तान बनाई गई हैं। सातवां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है तो रावत भाटा में स्थापित किया गया है। रावत भाटा कहाँ है तो यह जम्मू राजस्थान में है। भारत का तीसरा क्रिटिकल स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर अगर पूछे कहाँ स्थापित किया गया है तो रावत भाटा में किया गया है। रावत भाटा जो है किस जिले में है तो चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ यानी राजस्थान में है। जो ये तीसरा स्वदेशी दबावयुक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया है, इसमें जो है यूनिट 7 की स्थापना की गई है। पहला और दूसरा देख लेते हैं। तो पहला और दूसरा काकरापार संयंत्र में स्थापित किया गया है जो कि गुजरात में है। तीसरा यूनिट ये पहला था, चौथा यूनिट ये दूसरा था। तो ये तीसरा वाला पहला था और चौथा यूनिट ये दूसरा था। और जो ये 7वां वाला यूनिट स्थापित किया गया है रावत भाटा में, ये तीसरा है। ठीक है। भारत में पूछे कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं तो भारत में कुल 24 परमाणु रिएक्टर हैं। फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसे कहा जाता है तो फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कहा जाता है डॉक्टर होमीगीर जहांगीर भाभा जी को कहा जाता है। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है कर्नाटक में। नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। कुडनकुलम और कलपक्कम ये दोनों याद रखेंगे। कुडनकुलम और कलपक्कम ये कहाँ है तो ये तमिलनाडु में है। तारापुर संयंत्र कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। काकरापार संयंत्र कहाँ है गुजरात में है। और रावत भाटा कहाँ है तो यह राजस्थान में है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में फसाई के द्वारा खाद्य सूचकांक 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है तो खाद्य सूचकांक 2024 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है तो यह मिला है केरल को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या पूरी देखें तो राज्य खाद्य सूचकांक 2024 यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है तो JP नड्डा जी के द्वारा जारी किया गया है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है तो फसाई, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो है यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। अगर पूछे कि फसाई की स्थापना कब करी जाती है तो 2008 में इसकी स्थापना करी जाती है। और अभी जो है राज्य खाद्य सूचकांक में 2024 में अगर पूछे कि पहला स्थान किस राज्य का है तो खाद्य सूचकांक में तो केरल का है। और दूसरा स्थान पूछे किस राज्य का है तो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हंगर इंडेक्स 2024 में अगर पूछे भारत की रैंक कितनी है तो 111 है। प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक है 159। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176 रैंक है। और मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 134। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा है 9वां, हाल ही में आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण हटाने के लिए हाइड्रा को कानूनी मान्यता किसने दी है तो हाइड्रा को किसके लिए शुरू किया गया है। जो आपदा प्रबंधन कार्य और अतिक्रमण होता है उसको हटाने के लिए हाइड्रा शुरू किया गया। और हाइड्रा को अगर पूछे किस राज्य सरकार के द्वारा परमिशन दे दिया गया है तो तेलंगाना के द्वारा दिया गया है। तेलंगाना की राजधानी का क्या नाम है तो तेलंगाना की राजधानी का नाम है हैदराबाद। तो हैदराबाद से आप इसे याद कर सकते हैं। हैदराबाद मतलब हाइड्रा से ऐसे याद हो जाएगा। तो हाइड्रा एजेंसी अगर पूछे किसके द्वारा शुरू किया गया है, तेलंगाना सरकार के द्वारा इसको मान्यता दे दी गई है। और यहाँ के सीएम पूछे कौन है तो यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी। तो तेलंगाना के सीएम कौन है, रेवंत रेड्डी जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं।
10वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लीन द बीच अभियान कहाँ प्रारंभ किया है? तो क्लीन द बीच अभियान 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह शुरू किया गया है मुंबई में। मुंबई में आप सभी को पता है कि बीच पे अधिकतर लोग जो है टहलने अगर जाते हैं तो मुंबई के बीच पर जाते हैं या फिर गोवा के बीच पे। तो क्लीन द बीच अभियान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा कहाँ शुरू किया गया है? मुंबई में शुरू किया गया है। तो क्लीन द बीच अभियान पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा कहाँ शुरू किया गया है? तो जुहू बीच पर शुरू किया गया है मुंबई में। और मुंबई के अगर पूछे यानी महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे जी हैं। 11वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो शक्ति क्या है? तो यह भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर है, यह आपको याद रखना है। और शक्ति के लिए भारत सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया गया है यूएसए के साथ। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारत सरकार और यूएसए के बीच में एक समझौता हुआ है, किसको लेकर? तो शक्ति को स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है। शक्ति क्या है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर इकाई जो है स्थापित किया जाएगा और भारत के साथ जो है यह समझौता यूएसए ने किया है। अगर बात करते हैं भारत की तरफ से, इस समझौते में पीएम मोदी थे और यूएसए के साथ जो है यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन थे। और यह समझौता पूछे कहाँ पे हुआ है? तो विलिंगटन में हुआ है, जो कि यूएसए का एक प्रांत है। और यह समझौता पूछे किस बैठक में हुआ था? तो क्वाड जो बैठक हो रही है QUAD, जो क्वाड बैठक हो रही है 2024 की, कहाँ पे हो रही है? तो मैंने बता दिया यूएसए में हो रही है। और यहीं पर यह बैठक भारत और यूएसए के बीच में हुआ है यह समझौता। और यहीं पर जो है इसी बैठक में भारत ने जो है 2 नए वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने की भी घोषणा करी है। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो यूएसए में स्थापित किया जाएगा 2 नए वाणिज्यिक दूतावास। पहला वाला लॉस एंजल्स में होगा और दूसरा बोस्टन में होगा। ये दोनों प्रांत का किस देश के हैं? तो यूएसए के ये दोनों प्रांत हैं। 12वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में ISS पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेंगो और निकोलाई चूब का संबंध किससे है? तो ये दोनों जो है अंतरिक्ष यात्री किस देश से संबंधित हैं? तो ये दोनों जो है रूस के हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ओलेग कोनोनेंगो और निकोलाई चूब ये दोनों जो है रूस के कॉस्मोनॉट हैं, यानी रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। ये दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में एक साथ जो है 374 दिन एक साथ इन्होंने बिताया है। ISS का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसमें जो है ओलेग कोनोनेंगो और निकोलाई दोनों ने मिलकर एक साथ जो है अंतरिक्ष में 374 दिन एक साथ बिताए हैं। वहीं अकेले अगर बात करें ओलेग कोनोनेंगो ने 1000+ दिन जो है कहाँ पर बिताए हैं? तो अंतरिक्ष में बिताने वाले एकमात्र व्यक्ति बन गए हैं रूस के। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन था। और महिला अगर पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। और ये दोनों व्यक्ति जो है किस देश से संबंधित हैं? तो ये दोनों व्यक्ति रसिया यानी रूस से संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में OAG की शीर्ष 50 मेगा हब हवाई अड्डों की सूची में दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? तो OAG की जो है 50 शीर्ष 50 कंपनियों की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें मेगा हब के मामले में भारत का अगर पूछे हवाई अड्डों की सूची में जो दिल्ली हवाई अड्डे को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दिल्ली के हवाई अड्डे को 24वां स्थान दिया गया है। शीर्ष 50 मेगा हब एयरपोर्ट की सूची में अगर पूछे भारत के दो एयरपोर्ट शामिल हैं। एक तो शामिल है दिल्ली एयरपोर्ट, जिसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहते हैं, इसे जो है विश्व में 24वां स्थान मिला है। और छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट को 44वां स्थान मिला है। तो दोनों को याद रखना है। और यहीं पर बात करें तो भारत के 2 मेगा एयरलाइंस को भी शामिल किया गया है। तो शीर्ष 50 मेगा हब में अगर पूछे भारत के कितने एयरलाइंस को शामिल किया गया है? तो 2 एयरलाइंस को शामिल किया गया है। पहला इंडिगो एयरलाइंस को और दूसरा टाटा समूह की जो विस्तारा कंपनी को खरीद लिया गया है, तो विस्तारा को भी शामिल किया गया है। कुछ एयरपोर्ट देख लेते हैं कहाँ पर स्थित हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित है। वीर सावरकर एयरपोर्ट श्री विजयपुरम में स्थित है, जो कि यह नया नाम अब किसका हो गया है? पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो गया है विजयपुरम। गोपीनाथ बारदुलाई एयरपोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में है। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ में है। मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट गोवा में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? लखनऊ में। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है? कोलकाता में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो
तो ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? तो लापता लेडीज को चुना गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ऑस्कर 2025 इस बार जो है यह 97वें क्रम का होगा। अब पूछे कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो लॉस एंजल्स USA में आयोजित किया जाएगा। और इसी ऑस्कर 2025 में भारत की तरफ से अगर पूछे किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है, तो ऑफिशियली रूप में किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? तो लापता लेडीज फिल्म को नामित किया गया है 97वें क्रम के ऑस्कर अवार्ड में। और इस फिल्म के निर्माता पूछे कौन है? तो इस फिल्म के निर्माता आमिर खान और इनकी पूर्व पत्नी जिन्होंने तलाक दे दिया है, किरण राव, इन दोनों ने मिलकर जो है लापता लेडीज फिल्म को बनाया है। और इस फिल्म को नामित करने के लिए अगर पूछे किस समिति की स्थापना की गई थी, तो जाहू बरुआ समिति को इसमें जो है शामिल करने के लिए स्थापना किया गया था। 96वें क्रम के ऑस्कर अवार्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो 96वें क्रम के ऑस्कर अवार्ड में अगर पूछे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? तो ओपेनहाइमर को मिला था। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? तो क्रिस्टोफर नॉलन थे। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला था? तो किलियन मर्फी को मिला था। किस मूवी के लिए? तो ओपेनहाइमर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला था? तो एमा स्टोन को मिला था। अभी जो है 2024 में नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 की सूची जारी की गई थी, जिसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? तो अट्टम को मिला था। किस भाषा के लिए मिला था? तो यह फिल्म जो है मलयालम भाषा में बनी है। तो अट्टम को जो है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। वहीं बात करें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ऋषभ शेट्टी को दिया गया था। किस मूवी के लिए? तो कंतारा मूवी के लिए। बेस्ट हिंदी फीचर का अवार्ड किसे मिला था? तो मनोज वाजपेयी जी को मिला था, इनकी मूवी गुलमोहर के लिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 15वां। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 23 सितंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 23 सितंबर को। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। सांकेतिक भाषा का मतलब होता है जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं यानी देख नहीं सकते हैं, और सुनने में अयोग्य होते हैं यानी सुन भी नहीं सकते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को, यानी कि जो देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते, उन्हीं व्यक्तियों को जो समझाने के लिए हाव भाव प्रयोग किया जाता है, उसी को जो है सांकेतिक भाषा बोला जाता है। तो इसी याद में जो है 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा का दिवस है। दिवस की थीम रखी गई है सांकेतिक भाषा के अधिकारों के लिए साइन अप करना, यह इसकी थीम रखी गई है। क्योंकि 23 सितंबर 1957 को विश्व बाधिर महासंघ की स्थापना करी जाती है, इसीलिए 23 सितंबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को ही हाइफा दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि हाइफा जगह जो है कहाँ पे है? इजराइल में है। तो इजराइल में भारतीय सेना द्वारा बहादुरी का प्रदर्शन किया गया था। किस जगह पे? तो हाइफा स्थान पे, इसीलिए हाइफा दिवस भी मनाया जाता है 23 सितंबर को। नेक्स्ट बात करते हैं 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को बुक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। 30 मई को आलू दिवस मनाया जाता है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16वां। हाल ही में जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, संग्राम सिंह। इसकी व्याख्या अगर देखें तो गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जॉर्जिया तिबिस्ली में किया गया था। और इसको जीतने वाले कौन हैं? तो संग्राम सिंह हैं, और ये पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। इन्होंने 93 केजी कैटेगरी में यह फाइट किया था। और उप विजेता कौन बने हैं? तो संग्राम सिंह ने अली रजा नासिर जी को हरा दिया है, और ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हाल ही में UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे मिला है? तो UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह मिला है ICMR को। ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ICMR को दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसको दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो गैर संचारी रोग को नियंत्रित करने के लिए दिया गया है, यानी जो मानसिक विकार होते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार ICMR को दिया गया है। फुल फॉर्म याद रखेंगे। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली में है। DRDO की स्थापना कब करी जाती है? तो 1 जनवरी 1958 को करा जाता है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर कामत जी हैं।
हाल ही में मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने प्रारंभ करी है? तो मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना किसने प्रारंभ करी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा त्रिपुरा सरकार ने शुरू करा है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सीएम नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना किसने शुरू किया है? तो त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। 3 साल के लिए शुरू किया गया है। सीएम मानिक शाह के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत जो है 12 शहरों में जल आपूर्ति, जो 12 शहरों में त्रिपुरा का जो 12 शहर है वहाँ पे जल की आपूर्ति है, मतलब कम है, यहाँ पे जल नहीं है, तो इसी को जो है जल आपूर्ति पहुँचाने के लिए त्रिपुरा सरकार के द्वारा सीएम नगर उन्नयन प्रकल्प योजना शुरू किया गया है। इसके तहत जो है 530 करोड़ रुपए एशियाई विकास बैंक के द्वारा लिया जाएगा। तो एशियाई विकास बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर पूछे इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। इसी त्रिपुरा में ही सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सिद्धेश्वरी माता मंदिर का उद्घाटन भी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता गया है रिया सिंघा के द्वारा। रिया सिंघा अगर पूछे किस राज्य की हैं, तो रिया सिंघा जो है ये गुजरात की हैं। इन्होंने अभी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है, जिसका आयोजन राजस्थान में किया गया था। तो अब रिया सिंघा जी के द्वारा भारत प्रतिनिधि करेगा इन्हीं को लेकर मिस यूनिवर्स 2024 में। ठीक है, तो भारत की तरफ से कौन जाने वाली है मिस यूनिवर्स में? रिया सिंघा जाने वाली हैं। और मिस यूनिवर्स 2024 कहाँ पे होगा? तो यह मैक्सिको में होगा। अगर बात करते हैं कि मिस यूनिवर्स से अगर पूछे कि पहली भारतीय मिस यूनिवर्स कौन चुनी गई थी, तो सुष्मिता सेन चुनी गई थी 1994 में। और पहली भारतीय मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो रीता फारिया जी बनी थी। मिस वर्ल्ड 2024 वर्तमान में कौन है? तो क्रिस्टीना प्रिपिजकोवा हैं। और ये किस राज्य की हैं, मतलब किस देश की हैं? तो चेक रिपब्लिक की हैं। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीबी के महानिदेशक बनाए गए हैं अनुराग गर्ग। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना 1986 में किया जाता है और इसके वर्तमान महानिदेशक अनुराग गर्ग जी को बनाया गया है और इनका कार्यकाल 2026 तक रहेगा। एनसीबी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की रोकथाम करना और जो नशीले पदार्थ हैं इसकी तस्करी को भी रोकना। हाल ही में चर्चा में रहा उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास का संबंध किससे है? तो उत्तर संयुक्त 2024 का अभ्यास का संबंध किससे है? तो यह अभ्यास हुआ है रूस और चीन के बीच में। उत्तर संयुक्त 2024 यह क्या है? यह एक अभ्यास है जिसका अगर पूछे यह अभ्यास किसके बीच में हुआ है, तो रूस और चीन के बीच में यह अभ्यास हुआ है। यानी कि रूस की नेवी और एयरफोर्स और चीन की नेवी और एयरफोर्स, इन सभी का जो है संयुक्त अभ्यास ही क्या कहलाता है? उत्तर संयुक्त अभ्यास। तो याद रखना उत्तर संयुक्त अभ्यास चीन और रूस के बीच में हुआ है। और यह अभ्यास अगर पूछे कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, तो जापान सागर और ओखोटस्क सागर में यह अभ्यास किया गया है। हाल ही में वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे चुना गया है? तो वैश्विक जलवायु की हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक किसे चुना गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा इब्राहिमा शेख को चुना गया है। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष इसकी स्थापना कब करी जाती है? तो COP 27 में इसकी स्थापना करी जाती है, यानी घोषणा करी जाती है। और COP 27 कहाँ पे हुआ था? तो शर्म अल शेख मिस्र में यह घोषणा किया जाता है COP 27 में। और इस कोष को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो जो विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान की भरपाई करना, यह इसका उद्देश्य है। यानी मान लीजिए कि अमेरिका के द्वारा अगर मान लीजिए उसका जो पड़ोसी देश है मैक्सिको मान लीजिए या फिर कनाडा है, तो अमेरिका और कनाडा से अमेरिका के द्वारा जो भी प्रदूषण जलवायु प्रदूषण अगर हुआ है और इसके साथ साथ मतलब मान लीजिए कि अमेरिका के द्वारा जो है मान लीजिए कि अमेरिका में प्रदूषण के द्वारा जो है अमेरिका में कनाडा में इसका प्रभाव पड़ा है और मैक्सिको में भी इसका प्रभाव पड़ा है। तो इसी जो प्रभाव पड़ा है इसके नुकसान को भरपाई करने के लिए वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष की स्थापना करी गई है। यानी कि अब अमेरिका जो है कनाडा और मैक्सिको की जो है पैसे देगा या फिर जो भी वहाँ पे नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई करेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष की स्थापना करी गई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया है? तो फिलीपींस में इसका मुख्यालय बनाया गया है और इसके पहले महानिदेशक बनाए गए हैं इब्राहिमा शेख। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया गया है। हाल ही में 2.0 लॉन्च किया गया है
श्वेत क्रांति का। ठीक है, तो श्वेत क्रांति 1.0 अगर पूछे कब लॉन्च किया गया था तो 1970 में लॉन्च किया गया था। इसी को जो है थोड़ी सी परिवर्तन के साथ श्वेत क्रांति 2.0 भी नाम दिया गया है। तो याद रखेंगे कब लॉन्च किया गया था, तो यह लॉन्च किया गया था वर्ष 1970 में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो श्वेत क्रांति अगर पूछे भारत में किसके द्वारा लाया गया था, तो या फिर कहें श्वेत क्रांति भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, तो वर्गीज कुरियन जी भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति अगर पूछे किससे संबंधित है, तो इसका उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। और श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में 1970 में होता है और इसीलिए 26 नवंबर को ही वर्गीज कुरियन जी का हैप्पी बर्थडे होता है और इन्हीं की याद में जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और इसी श्वेत क्रांति 1.0 का जो है थोड़ा सा परिवर्तित रूप श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, और जो कि ये वर्तमान में अगर पूछे ये सहकारिता मंत्री भी हैं। और 2.0 को लाने का उद्देश्य क्या है, तो महिला किसान की आय व रोजगार को बढ़ाना, इसलिए जो है श्वेत क्रांति 2.0 लॉन्च किया गया है। तो 2.0 कब लाया गया था, अरे 2.1 कब लाया गया था, तो श्वेत क्रांति 1.0 लाया गया था 1970 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136 और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है, तो ईरान ने करा है। इसकी व्याख्या देखें तो आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है, तो शाहिद 136 है, बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है जिहाद, और इन दोनों का जो है सफल परीक्षण किसने किया है, ईरान ने किया है। ईरान की राजधानी का क्या नाम है, तेहरान है, और ईरान में ही एक शहर का नाम है जिसका नाम है रामसर। तो रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था जिसे कहा जाता है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और यह सम्मेलन अगर पूछे किससे संबंधित था, तो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए यह सम्मेलन हुआ था। वर्तमान में पूछे भारत में कितने रामसर साइट्स हैं, तो 85 रामसर साइट्स हैं। सबसे ज़्यादा पूछे किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पर यूपी में है सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार की एक फर्जी समाचार की पहचान करने वाली तथ्य जांच इकाई को खारिज किसने किया है, तो केंद्र सरकार की फर्जी समाचार की पहचान करने वाली तथ्य इकाई को किसने खारिज कर दिया है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो तथ्य जांच इकाई इसका निर्माण किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के किस संगठन के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉनिक और संचार मंत्रालय के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, और इसके मंत्री वर्तमान में कौन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं। और इस इकाई को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था, तो सोशल मीडिया पर चल रहे तथ्यों की जाँच करना, या जो है इसी के लिए लाया गया था। तो अभी जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, किस इकाई को, तो तथ्य जांच इकाई को खारिज कर दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। इस पर आरोप क्या लगाया है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो है व्यक्ति के पास क्या होता है, अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, और अनुच्छेद 14 के द्वारा जो है कानून की समानता होता है। तो इसके आधार पे जो है आप किसी भी व्यक्ति के सोशल मीडिया पर या फिर उसकी खबरों को जो है जांच पड़ताल करके आप उसे फर्जी या फिर उसे जो है अनाधिकार घोषित नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस चीज़ का हवाला दिया है और इसको इकाई को जो है क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 है। नवीनतम पूछे कौन सा है, अमरावती है। और हाई कोर्ट जो है अगर पूछे किसके द्वारा जो है रिट जारी करता है, तो अनुच्छेद 226 के द्वारा। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह बात अनुच्छेद 215 में कहा गया है। हाई कोर्ट की स्थापना के लिए अगर पूछे कि भारत में जब 3 हाई कोर्ट की स्थापना करी गई थी, तो उसके किस अधिनियम के तहत यह स्थापना किया गया था 3 हाई कोर्ट का, तो 1861 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत में पहली बार जो है 3 नए हाई कोर्ट की स्थापना करी जाती है। पहला वाला बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना, दूसरा मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना, तीसरा कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना करी जाती है 1961 के तहत। ठीक है, और पहली बार पूछे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की जाती है, तो 1866 में करा जाता है। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो SC और ST के लिए एक अधिनियम आया था, कब आया था, तो 1989 में आया था। इसका क्या नाम था, तो SC और ST अत्याचार निवारण अधिनियम। कब आया था, तो 1989 में आया था।
और इसी अधिनियम के तहत अभी एक रिपोर्ट जारी करी जाती है 2024 में। इसमें बताया जाता है कि जो अनुसूचित जाति हैं इन पर जो है सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में। कितना प्रतिशत, तो पूरे राज्यों का 24%, अकेले उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरे नंबर राजस्थान है और तीसरा नंबर मध्य प्रदेश है। वहीं अगर बात करें अनुसूचित जनजाति के मामले में सर्वाधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं, तो मध्य प्रदेश में, और दूसरे नंबर पर राजस्थान में। और इस रिपोर्ट के मतलब इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो ये मामले दर्ज किए गए हैं इसमें से 15% मामले जो है झूठे दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी है, तो 3.2% जो है बेरोजगारी दर है 2024 में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो आवधिक श्रम बल रिपोर्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट यह जो है 7वें क्रम का जारी किया गया है 2023 और 24 के लिए। और किसने जारी किया है, NSSO के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह 7वीं रिपोर्ट जारी करी गई है। और इसमें कहा गया है जो श्रम बल है इसका उम्र कितना होता है, तो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच के लोग जो है श्रम बल के अंतर्गत आते हैं। और इसमें जो है बताया गया है कि बेरोजगारी दर कितना है, तो 3.2% है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट बनाया जाएगा और इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो इसकी आधारशिला रखा गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो CO2 से जो है मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी गई है। अगर पूछे कि इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो पुणे महाराष्ट्र में रखी गई है और यह भारत का पहला प्लांट है। और इसका निर्माण अगर पूछे कि कौन सी कंपनी करने वाली है, तो धर्मेश लिमिटेड इसका निर्माण करने वाला है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसको स्थापित करने का उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जिसके तहत 2070 तक जो भारत सरकार के द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, इसको भी प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो यह दिया गया है प्रत्याशा रे को दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अभी जो है एकलव्य पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इस बार जो है 32वें क्रम का 3 लोगों को दिया गया है। एक तो प्रत्याशा रे को तैराकी में दिया गया है, तन्वी को बैडमिंटन में और जयराम को धावक में दिया गया है एकलव्य पुरस्कार उड़ीसा सरकार के द्वारा। हाल ही में कृषि उत्पादकों के बाजार के लिए बाना कैह और हैंड होल्डिंग नीति किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। ऑप्शन थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, इसका मुझे ऑप्शन देखना पड़ेगा। मिजोरम सरकार के द्वारा लाया गया है। बाना कैह या फिर इसे हैंड होल्डिंग भी कहते हैं, तो यह योजना लाया गया है मिजोरम सरकार के द्वारा। ठीक है, इसको लाने का क्या उद्देश्य है, तो जो त्रिपुरा मिजोरम के जो लोग हैं जो अपने हाथों से कोई भी सामग्री बनाते हैं, उस सामग्री को बेचने के लिए यानी कि कृषि उत्पादों को बेचने के लिए एक संगठित बाजार का निर्माण करना मिजोरम सरकार के द्वारा, इसीलिए जो है बाना के और हैंड होल्डिंग समिति या फिर योजना लाई गई है। किसके द्वारा, मिजोरम सरकार के द्वारा, ताकि यहाँ पे जो लोग अपने हाथों से कुछ भी वस्तुएं निर्मित करते हैं उनको जो है बाजार में बेचा जा सके। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात कर ले कि मिजोरम की राजधानी का क्या नाम है, आइजोल है। मिजोरम में चापचारकूट महोत्सव मनाया जाता है और यहाँ पर चिरऊ डांस या फिर बांस डांस भी मनाया जाता है। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 यह रिपोर्ट जारी किया गया है लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा और यह इंस्टीट्यूट कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। यह रिपोर्ट किस देश से लाया गया है, तो एशिया महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, या फिर कह सकते हैं एशिया महाद्वीप में किस देश का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव है एशिया महाद्वीप में USA का, दूसरे नंबर पर चीन का है और तीसरे नंबर पर भारत का है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फायर पावर इंडेक्स में पहला स्थान अगर पूछे किस देश का है, USA का है, दूसरा स्थान रूस का है, तीसरा स्थान चीन का है, चौथा स्थान भारत का है। फायर पावर इंडेक्स का मतलब होता है किस देश की आर्मी कितनी मजबूत है, तो हमारा पूरे विश्व में चौथा स्थान है। 32वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में हरिनी अमर सूरिया किस देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं, तो हरिनी अमर सूरिया ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं श्रीलंका की। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, अनुरा कुमारा दिसानायके बने गए हैं। श्रीलंका की राजधानी का नाम है श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे और यहाँ की
तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं हरिणी अमरसूरिया। और पहली बार जो है श्रीलंका की प्रधानमंत्री कौन बनी थी महिला, तो भंडार नायके जी बनी थी। और यही भंडार नायके विश्व की भी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। बांग्लादेश का जो राजधानी है इसका नाम है ढाका और यहाँ की मुद्रा का नाम है टका। और बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है वो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य के लिए समझौता संबंध किससे है। तो भविष्य के लिए समझौता संबंध किससे है, तो यूएनओ से संबंधित है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भविष्य के लिए समझौता यह संस्था अगर पूछे किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है, तो यूएनओ के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भविष्य के लिए समझौता या पहल जो शुरू किया गया है यूएनओ के द्वारा, इसका उद्देश्य है आने वाली पीढ़ी को शांतिपूर्ण, टिकाऊ और सुरक्षित दुनिया उपहार में दें, यह इसका उद्देश्य है। और इस पहल की अगर पूछे घोषणा कब की, मतलब कहाँ की जाती है, तो इस समझौते की घोषणा करी जाती है संयुक्त राष्ट्र के 79वें सत्र की अध्यक्षता में इसकी जो है घोषणा करी जाती है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं फिलिमोन यांग। ठीक है, तो भविष्य के लिए समझौता पहल किसने शुरू किया है, यूएनओ ने शुरू किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिमड्रोन एथॉन 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो यह किया गया है लद्दाख में। इसकी व्याख्या देखिए अगर तो हिमड्रोन एथॉन 2 इसका सफल परीक्षण किया गया है लेह लद्दाख में। इसका सफल परीक्षण किया गया है, किसके लिए किया गया है, तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्य करने वाला यह ड्रोन है, यानी कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पे आसानी से कार्य किया जा सके, निगरानी रखा जा सके, उसके लिए जो है हिमड्रोन एथॉन 2 का सफल परीक्षण किया गया है लेह लद्दाख से। अगर बात करते हैं ऊंचाई मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो अल्टीमीटर कहलाता है। और गहराई मापने वाला यंत्र फैदोमीटर कहलाता है। लद्दाख में ही एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसका नाम है हिमटेक 2024। हिमटेक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था, लद्दाख में किया गया था। किसके लिए किया गया था, तो यह सम्मेलन किया गया था ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नवाचार करना, इसलिए जो है हिमटेक 2024 का आयोजन लद्दाख में किया गया था। लद्दाख में कुल कितने जिले अब हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में लद्दाख में 7 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं, लेह, कारगिल, जास्कर, द्रास, नुब्रा, साम, चांगथांग, ये जो है लद्दाख के 7 नए जिले हैं, ये आपको याद रखना है। 2 जिले पहले से ही थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले 5 नए जिले और बनाए गए हैं गृह मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात कर लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, हमारा प्रश्न 35 है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली संख एयर का मुख्यालय कहाँ होगा, तो संख एयर एक नया एयर बनाया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, और इसका मुख्यालय बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो संख एयर यह एक नई एयरलाइन बनाई गई है और इसको अभी हाल ही में एनओसी दे दिया गया है, यानी कि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं राम मोहन नायडू जी। और यह जो है एनओसी इसे 3 साल के लिए प्रदान किया गया है और इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में होगा। और संख एयर के लाइन के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो श्रवण कुमार जी बनाए गए हैं और यह यूपी की पहली एयरलाइन हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, हाल ही में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की है, तो टाटा ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ करी है, तो यह उड़ीसा में प्रारंभ किया है। ब्लास्ट फर्नेस सुविधा यह भारत का सबसे बड़ा है, इसे आप याद रखेंगे। किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो टाटा स्टील के द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो कलिंग नगर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। टिस्को की स्थापना जो है इस फर्नेस में अगर पूछे कि ब्लास्ट फर्नेस सुविधा में किसका निर्माण किया जाएगा, तो स्टील का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्लांट हो जाएगा स्टील के निर्माण के लिए। टिस्को की अगर पूछे स्थापना कब करी जाती है, तो 1907 में किया जाता है। कहाँ पर, साकची में किया जाता है। इसी साकची का नया नाम कर दिया गया है जमशेदपुर। और जमशेदपुर शहर पूछे कहाँ पे है, तो झारखंड में है। स्टील नगरी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो यह जमशेदपुर को कहा जाता है। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, उड़ीसा में है और यह प्लांट जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है, रूस की हेल्प से यह तैयार किया गया था। दुर्गापुर अभियान कहाँ पे, संयंत्र कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है और ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है और यह भी रूस की सहायता से बनाया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो यह है पुणे में।
इसकी अगर व्याख्या देखें तो पुणे एयरपोर्ट का नया नाम बदल के क्या रख दिया गया है, तो संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है। और यह पुणे एयरपोर्ट अगर पूछे कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। अगर पूछे संत तुकाराम महाराज जो है किस कविता शैली से संबंधित हैं, तो अभंग कविता शैली से संबंधित हैं। कांडला का नया नाम क्या रख दिया गया है, तो अब कुछ एयरपोर्ट का नाम बदल देख लेते हैं, जो जिसका भी हाल फिलहाल में नाम बदल दिया गया है। तो कांडला का नया नाम क्या रखा गया है, तो पंडित दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है और यह बंदरगाह गुजरात में है। दरबार हाल का नया नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम रख दिया गया है श्री विजयपुरम। हैवलॉक द्वीप का नाम सुषमा स्वराज द्वीप रखा गया है। रॉस द्वीप का नाम बॉस द्वीप रखा गया है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा गया है। और मोगा एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया है मनोहर पर्रिकर। और यह एयरपोर्ट पूछे किस राज्य में है, तो यह गोवा में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, तो यह विनोद बच्चन को यह अवार्ड मिला है। संसद अगर पूछे संसद प्रणाली का जनक किस देश को माना जाता है, ब्रिटेन को माना जाता है। और इसी देश में हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, जो हमारे राज्यसभा से संबंधित है। जैसे हमारे यहाँ पे उच्च सदन है राज्यसभा, वैसे ब्रिटेन में जो उच्च सदन है उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। इसी उच्च सदन के द्वारा या फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड की शुरुआत करी जाती है और जिसे 2024 में विनोद बच्चन जी को दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, तो शादी में जरूर आना मूवी के लिए, और इन्हीं की मूवी है जिला गाजियाबाद और तनु बेट्स मनु है। इसी मूवी में समाज के लिए अच्छे कार्यों को दिखाने के लिए इन्हें ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ब्रिटेन के द्वारा यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 2024 कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। अंत्योदय का मतलब होता है गरीबों में जो सबसे गरीब होते हैं उन्हें ही अंत्योदय कहा जाता है, यानी कि अंतिम व्यक्ति। सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं शुरू करी जाती हैं, अगर सबसे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को शुरू पहुंचा दिया जाता है तो उसे ही कहा जाता है कि जो सबसे गरीब हैं, गरीबों में भी गरीब हैं, उन्हें ही नाम दिया गया है अंत्योदय। ठीक है, तो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। 25 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन होता है, इसीलिए मनाया जाता है। और ये जो है भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक भी रह चुके हैं। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन की याद में सुशासन दिवस मनाया जाता है। 24 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व बॉलीवुड दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 सितंबर 1913 को भारत की पहली पूर्ण हिंदी भाषीय फिल्म का निर्माण किया जाता है, जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। और इस फिल्म के अगर पूछे निर्देशक कौन थे, तो दादा साहेब फाल्के जी इस फिल्म के निर्माता थे। और यह जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई गई थी, पहली हिंदी फिल्म, यह मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें आवाज़ नहीं था। और भारत की पहली अगर पूछे आवाज़ वाली फिल्म कौन सी थी, तो आलम आरा थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन बनी है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। दलीप ट्रॉफी 2024-25 की अगर पूछे कि दलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट का ट्रॉफी है। और दलीप ट्रॉफी 2024-25 के लिए किसने जीता है, तो इंडिया ए ने जीता है। और इंडिया ए के कप्तान कौन थे, तो मयंक अग्रवाल थे। और इस बार जो है 61वें क्रम का आयोजन किया गया था। और इंडिया ए अगर जीता है तो हारा कौन है, तो इंडिया सी हार गया है। कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफी के नाम देख लेते हैं, जैसे सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। डूरंड कप फुटबॉल से। नारंग कप बैडमिंटन से संबंधित है। इसके बाद है राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन से। विजय हरारे क्रिकेट से। फुटबॉल का रोवर्स कप है। सुल्तान अजलान शाह कप या हॉकी से संबंधित है। 41वां प्रश्न है, वर्ष 2025 में समुद्री पहल मैत्री प्रारंभ करने की घोषणा किसने करी है, तो मैत्री पहल शुरू किया गया है क्वाड के द्वारा। मैंने बता दिया है कि क्वाड की बैठक जो है 2025 में कहाँ पे हो रहा है, यूएसए में हुआ है। और यहीं पर एक पहल शुरू किया गया है क्वाड देशों के द्वारा, जिसका नाम है मैत्री पहल। और यह कब से शुरू हो जाएगा, तो 2025 से यह पहल प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि समुद्री सुरक्षा के लिए मैत्री पहल शुरू किया गया है क्वाड के द्वारा। क्वाड में मैंने बता दिया कितने देश शामिल हैं, तो 4 देश शामिल हैं। जो क्वाड की 2025 की बैठक होगी, यह कहाँ पे होगा, तो यह भारत में होगा। और 24वां वाला रूस में यूएसए में इसकी बैठक हो रही है।
G20 2024 का बैठक कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में। SCO 2024 का बैठक अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। G7 का बैठक इटली में हुआ था। ब्रिक्स की बैठक 2024 में रूस में हुआ था। और मैत्री अभ्यास अगर पूछे किसके बीच में होता है तो भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री अभ्यास का आयोजन किया जाता है। जबकि मैत्री पहल अगर पूछे किसने शुरू किया है तो क्वाड ने शुरू किया है। किसके लिए? तो समुद्री सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन सा है? तो तीसरा एशियाई देश बन गया है थाईलैंड। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पुरुष पुरुष की जो शादी होती है, महिला महिला से शादी हो जाए तो इसे ही बोलते हैं समलैंगिक शादी। यानी कि एक समान लिंग के साथ जब अगर शादी हो जाती है तो उसे ही समलैंगिक शादी बोला जाता है। इस प्रकार से जो है एशिया का तीसरा देश कौन सा है जिन्होंने समलैंगिक शादी को मंजूरी दे दी है? तो थाईलैंड ने है। ठीक है, तो पहला देश कौन सा था एशिया का? ताइवान था। दूसरा देश नेपाल था। और तीसरा देश कौन बन गया है? थाईलैंड बन गया है। विश्व में पूछे पहला देश कौन सा है जिसने समलैंगिक शादी को मंजूरी दी थी? तो नीदरलैंड ने दिया था। और कब दिया था? तो 2001 में दिया था। स्टूडेंट बाकी के क्वेश्चन अभी हम कुछ देर में करा देते हैं, थोड़ा सा काम है इसलिए जा रहे हैं, फिर हम करा देंगे। ठीक है, बाय। आवत